हैं और विलायक। इसके अलावा हम आपको द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी पढ़ाए हैं। और उसका देखिए यहाँ से कैसे सवाल आता है कि दे देगा हमारे पास में कैसा विलयन हो, द्विअंगी दे सकता है सवाल में, या फिर क्या दे सकता है, त्रिअंगी दे सकता है। अब इतना से आप लोग सवाल को समझ सकते हैं। बहुअंगी नहीं देगा, क्योंकि बहुअंगी में कोई निश्चित ही नहीं है कि कितना होगा। देखिए अगर द्विअंगी विलयन है तो उसके पास मतलब विलयन में दो प्रकार के कण मिले होंगे, और दो मिले होंगे तो उसमें एक विलायक रहा होगा और एक क्या रहा होगा। तो द्विअंगी विलयन में विलय की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि द्विअंगी विलयन में विलय की संख्या कितनी, एक। गलती करते हैं, द्विअंगी का मतलब वो समझ लेते हैं कितना, दो। कुल मिलाकर कण की संख्या दो होती है राहुल जी, आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कुल मिला के विलय की संख्या कितनी होती है, दो होती है। सॉरी, विलयन में कुल कणों की संख्या दो होती है, विलय की संख्या एक, और एक कौन होता है, त्रिअंगी विलयन होगा। मतलब तीन पदार्थ एक दूसरे से मिलेंगे, और जब तीन पदार्थ एक दूसरे से अगर मिलेंगे तो उसमें सबसे अधिक मात्रा जो होगी कितने पदार्थ की होगी, एक ही की होगी। तो विलायक की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। विलय की संख्या, तो उस समय विलय की संख्या कितनी हो जाएगी, त्रिअंगी विलयन में विलय की संख्या कितनी होती है, दो होती है। अगर चार अंगी विलयन होगा तो उसमें विलायक की संख्या कितनी होगी, वो तो हमेशा एक ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन। अगर बहुअंगी विलयन भी होगा तो उसमें भी विलायक की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। और अगर एक ये हो गया तो ये बचा हुआ तीन, विलय की संख्या कितनी हो जाएगी, समझ में आया। अगर यही बहुअंगी विलयन है, बहुअंगी विलयन है, तो बहुअंगी विलयन मतलब कि उसमें मान लेते हैं कि कुल मिश्रण जो हुआ है, यन पदार्थ क्या हुए हैं, आपस में मिले हुए, तो यन में से एक पदार्थ जो है विलायक होगा, और बचा हुआ यन -1 क्या होंगे, समझ में आया। तो इसमें द्विअंगी त्रिअंगी को लेकर पूछता है कि विलय पाएंगे, एक भी नहीं। आपको बता दे रहे हैं कि विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं। विलयन का परिभाषा देखिएगा तो उसमें लिखा गया है कि विलयन एक प्रकार का कैसा मिश्रण होता है। तो पहला विलयन का गुण यही होगा कि विलयन कैसा मिश्रण होता है, विलयन के कण का आकार एक नैनोमीटर से, क्योंकि कण का आकार छोटा होता है इसीलिए अवक्षेप का निर्माण करता। तो विलयन का गुणों की बात करेंगे तो पहला समांगी मिश्रण, दूसरा कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम। का लुट रही हो जी। तीसरा चीज कि वह अवक्षेप का निर्माण, अब क्योंकि उसका आकार छोटा होता है तो उसे हम छन्ना पत्र से छान सकते नहीं है, ठीक है। ये 4 गुण हो गया। अगर पांचवा आप चाहेंगे तो विलयन के कणों को हम आसानी से अलग कर सकते नहीं है। 5 गुण बहुत ज्यादा हो गया, समझ में आ गया। आप परीक्षा में पूछेगा विलयन के गुण तो 3 गुण लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर हम सांद्रता के आधार पर बात कर रहे हैं, सांद्रता होता क्या है कि कितना पदार्थ किसी विलयन में विलय का है, उसी को क्या कहा जाता है, सांद्रता। जैसे कि अगर जल में हम चीनी को मिला रहे हैं तो अगर उसकी सांद्रता अधिक होगी तो शरबत मीठा बनेगा ज्यादा, और अगर सांद्रता कम होगा तो वह क्या होगा, कम मीठा। तो इसकी मात्रा की कितना पदार्थ हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर में घोल रहे हैं, तो उस घोलने वाली मात्रा को ही क्या कहा जाता है, सांद्रता। किसी विलयन में विलय के घुलने की मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। तो इस सांद्रता के आधार पर अगर बात करेंगे कि कितने प्रकार के होंगे, तो एक के आधार पर बांटेंगे तो कितने हिस्सों में बटेगा, 3 हिस्सों में बटेगा। पहला हिस्सा जो होगा असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। असंतृप्त किसे कहेंगे कि अभी अगर अ का मतलब होता है नहीं होता है, और संतृप्त मतलब कि वह तृप्त न। कहने का मतलब कि अगर कोई विलयन में या विलय के कण को जब हम डाल रहे हैं, सांद्रता का मतलब विलय के कण को डालना, तो अगर उसकी और अधिक मात्रा विलयन में घुलते जा रही है, तो अगर घुलते जा रही है तो इसका मतलब वो अभी विलयन कैसा है, असंतृप्त। संतृप्त, संतृप्त और किसको, क्योंकि नमक भूल गए हैं तो काल्पनिक गिलास और काल्पनिक नमक दोनों काल्पनिक रहेगा। ये है कौची, ग्लास, और ग्लास में हम भर दिए किसको, जल को। किसको भर दिए हैं, जल को, ठीक है। और इसके अंदर में हम एंटर कराए किसको,
NaCl को, किसको एंटर करा दिए? नमक को। नमक डालेंगे जल में घुल जाएगा। तो अगर नमक डाले और घुल गया तो एक विलयन बन के तैयार हुआ कि नहीं? घुल के तैयार हुआ। लेकिन उसके बाद और अधिक हम नमक को ऐड किए, वो अभी जो एक्स्ट्रा में हम ऐड किए हैं बाद में, वो अभी क्या हुआ? इसी के अंदर में घुल गया। तो इसका मतलब कि यह विलयन कैसा है? अपने, जब कोई विलयन अपने अंदर में और अधिक विलय को घोल सकता है, इसका मतलब कि वह विलयन कैसा है? असंतृप्त। समझ में आया? अगर ऐसा विलयन कि जैसे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, नमक को डाले बहुत ज्यादा डाले, एक समय ऐसा आएगा कि अब यह घुलना क्या कर देगा? अपने अंदर में बंद कर। तो जब यह घुलना बंद कर दिया, इसका मतलब कि वह विलयन क्या है? अब उस ताप पर वह और अधिक मात्रा में नमक के कण को घोल सकता, तो उस विलयन को कहेंगे हम क्या? जैसे आप चीनी को घोलते हैं पानी के अंदर में, ठीक है, और शरबत बनाते समय सोचे कि नहीं खूब मीठा शरबत पिया जाएगा, खूब भयंकर मीठा, तो उसमें क्या करेंगे? खूब चीनी ऐड करेंगे। अंत में यह होता है कि चीनिया जो होता है उसमें घुलता ही नहीं है। होता है कि आप कितना भी घोलते हैं, मारे गिलास में का लोटा में गिलास में किए हैं, लेकिन वह घुल नहीं रहा, तो वह नहीं घुलता है। इसका मतलब कि वह विलयन कैसा है? अब वह विलयन संतृप्त है और अधिक मात्रा अपने अंदर में घोल नहीं सकता। समझ में आया? अब उसको क्या किया जाएगा कि अगर उसके अंदर में कणों की गति जो और अधिक नहीं घुल रहा है, तो हम क्या करते हैं? कणों की गति कराते हैं। और जब कणों की गति कराएंगे तो वह क्या करेगा? और अधिक मात्रा अपने अंदर में घोल सकता। जैसे कि ग्लास है, ठीक है, नमक को डाल के छोड़ दिए तो कुछ घुलेगा, लेकिन उसको क्या करेंगे? फिर लोटा में का ग्लास में का लोटा में करेंगे, तो इसके कारण से चीनी के और अधिक कण घुलते हैं कि नहीं? घुलते हैं। चाहे उसको चलाया जाता है तो वह क्या होता है? जल्दी घुलता है। और यही चीज होता है इसके साथ गर्म करने पर। गर्म करने पर क्या होता है? विलयन के कणों को, चाहे विलायक के कणों को जब हम गर्म करते हैं तो उसके कणों की गति क्या हो जाती है? अधिक हो जाएगी। इसी कारण से क्या करेगा? और अधिक पदार्थ को अपने अंदर में घोल सकता है। तो कोई संतृप्त विलयन है, मतलब कि वो अपने अंदर में किसी दूसरे पदार्थ को अब घोल सकता, लेकिन क्या करेंगे कि जब उसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगे? उसके कणों में गति बढ़ जाएगी, जिसके कारण से और अधिक मात्रा में क्या होता है? और कणों को वह घोलता। चाशनी पता है ना जी? नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं, खाली बुनिया का सिरा फाके हो तुम लोग भाई। हाँ, तो जो सिरा होता है ना उसी को चाशनी कहा जाता है ना। हाँ, थोड़ा हाइट है शब्द। तो चाशनी बनाया जाता है तो उस समय क्या किया जाता है? जल को गर्म किया जाता है। तो गर्म करके जब चीनी को घोलते हैं तो उस समय चीनी की अधिक मात्रा घुलती है, लेकिन जब जल ठंडा रहेगा तो उस समय वह अधिक मात्रा चीनी का अपने अंदर में घोल सकता। इसका मतलब जब ताप को बढ़ाते हैं तो उस समय विलयता क्या होती है? बढ़ जाती है। इस समय विलयन जो बनेगा उसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन, मतलब कि और अधिक अब घोल सकता, और अधिक घोलेगा अपने अंदर में तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, ये ठंडा है और ये क्या है? लेकिन अभी हमको इसमें कण की गति दिखाई नहीं दे। हम थोड़ा देखते हैं कण की गति की, किसमें कण, क्योंकि यह गर्म है तो पढ़े तो हैं कि गर्म वाले कणों की गति जो होती है अधिक होती है, ठंडा वाले में कणों की गति उतना अधिक। तो ढक्कन खोलिए और दोनों में 3-3 बूंद डालिएगा, बराबर कण हम डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि देखेंगे कि किसमें कणों की गति ज्यादा हो रही है। जल्दी करो, इसमें जल रहा है हमको। एक इसमें रहने दो। देखिए दोनों में डाला गया है, कौन सा वाला जल्दी घुल रहा है? ये वाला क्या हो रहा है? आपको जल्दी घुल रहा है या उतना जल्दी नहीं? क्यों? इसके कणों की गति क्या है? अधिक है। इसमें कणों की गति उतना अधिक नहीं कर रहा। तो यह क्योंकि ज्यादा तेज गति नहीं कर रहा है तो यह अपने अंदर में ज्यादा कणों को घोल सकता, और वो क्योंकि गर्म है इसीलिए क्या कर सकता है? ज्यादा कणों को अपने अंदर में घोल सकता। समझ में आया? तो यह जो होगा अगर गर्म रहेगा तो वह किसका निर्माण करेगा? अति संतृप्त। अगर ठंडा होता है, जैसे जिलेबी आप बनाते हैं तो जिलेबी का सिरा को क्या किया जाता है? बार बार गर्म किया जाता है। नहीं, अगर गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा जी? अमृता बताओ।
ऐसे तो करे जैसे कि हम शाम को वहां पर ठेला लगा के जिलेबी बेचते हैं कि नहीं सर हम नहीं बनाए, आप बनाए हैं, आप समझिए। क्या कौन चीज जम जाएगा? सिरा जब वो गर्म करता है दुकान पर बेचने वाला, क्या उस समय वो जमा हुआ रहता है? तब अरे जब गर्म करेंगे तो कण की गति तेज होगी, तो वह आसानी से अंदर में जिलेबी के प्रवेश कर पाएगा, और ठंडा रहेगा तो वह उसके अंदर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी कि जिलेबी पड़ा अवस्था के आधार पर बांटना है हमको। तो अवस्था पदार्थ की कितनी होती है? 3 होती है, ठोस, द्रव एवं। तो विलयन की भी अवस्था कितनी होगी? 3। एक कौन सा होगा? ठोस विलयन होगा, या विलयन कैसा हो सकता है? द्रव हो सकता है, या विलयन कैसा हो सकता है? गैस। जैसे कि जो मिश्र धातु होते हैं, जैसे कि पीतल, नाम सुने हैं? तो जितने भी मिश्र धातु होते हैं वह एक से अधिक धातु का क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। तो वह मिश्रण किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यानी कि जितने भी मिश्र धातु होते हैं वह उदाहरण हो जाएंगे किसके? ठोस विलयन के। समझ में आया कि विलयन की अवस्था के आधार पर अगर बात किए तो क्योंकि अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव एवं, तो विलयन की भी अवस्था होगी ठोस, द्रव एवं। तो यहाँ पर ठोस विलयन जैसे कि जितने मिश्र धातु होते हैं वह सभी के सभी उदाहरण में आते हैं किसके? ठोस विलयन के। अगर द्रव विलयन की बात करेंगे, जैसे कि शरबत, शरबत ठोस होता है, द्रव होता है, या गैस होता है? शरबत कैसा होता है? द्रव होता है। ठीक है, हम ले लिए हैं शरबत। इसी तरह से होता है एल्कोहल, दारू देखे हैं? एल्कोहल, आप प्लस में उसमें क्या मिलाया जाता है? मिलाया जाता है। पीने के लिए क्या किया जाता है? एल्कोहल को और जल को क्या करते हैं? मिलाते हैं। शौकीन लोग सोडा भी मिला देते हैं। एल्कोहल प्लस सोडा मिला के भी लोग ड्रिंक करते हैं। तो एल्कोहल और सोडा क्योंकि दोनों द्रव है, तो जो मिश्रण गिलास में बनता है वो अभी किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो वह उदाहरण हो जाएगा किसका? द्रव। अगर गैस की बात करेंगे तो वायुमंडल का नाम सुने हैं? वायुमंडल जो है किस अवस्था में है? किस अवस्था में? गैस अवस्था में, जिसमें नाइट्रोजन जो है गैस है, कितना परसेंट? 78%, और साथ में ऑक्सीजन गैस है, कितना परसेंट? 21% है। तो यानी कि वायुमंडल के जितने भी गैस होते हैं वो अभी एक प्रकार का मिश्रण होते हैं, और उस मिश्रण में N2 78% और ऑक्सीजन 21%। बचा हुआ में परसेंटेज पता ही है, सबको पता है ना? तो ये जो होता है एक प्रकार का कैसा मिश्रण हो गया? गैस। तो 3 विलयन अवस्था के आधार पर 3 प्रकार, ठोस, द्रव एवं। ठोस अवस्था का विलयन जैसे कि मिश्र धातु, द्रव में जैसे शरबत, अल्कोहल, ये सब जो होता है, चाहे पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, वो सब किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। गैस की बात करेंगे तो जैसे कि वायुमंडल। समझ में आया? तो अगर विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर, जैसे कि हम यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, नमक है और क्या है? जल है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो विलयन की अवस्था के आधार पर अगर बांटेंगे तो यह कैटेगरी किसमें चला जाएगा? विलयन जो बनेगा वह द्रव बनेगा। लेकिन विलेय एवं विलायक की अवस्था के आधार पर बांटेंगे तो विलेय जो है यहाँ पर किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में, और ये किस अवस्था में है? तो यह कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? ठोस प्लस क्या हो जाएगी? कैटेगरी हो जाएगी। और ये बात है कि जो विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जब भी विलयन बनेगा तो विलयन की अवस्था हमेशा किसकी अवस्था के समान होगी? विलायक की अवस्था के समान। जिसकी मात्रा अधिक होती है अवस्था उसी पर निर्भर करता। तो क्योंकि विलायक की मात्रा अधिक होती है इसीलिए विलयन की अवस्था विलायक की अवस्था के क्या होगी? समान होगी। समझ में आया? जैसे कपूर, नाम सुने हैं? कौन कपूर? कौन बोला है रणबीर कपूर? कपूर तो कौन कपूर? तो रणबीर कपूर को जब हम खुला में छोड़ देते हैं तो वह हवा के साथ मिल जाता है, और जब हवा के साथ मिल जाता है तो अब हवा में क्योंकि मिल गया तो विलयन का निर्माण कर दिया। अब विलयन का निर्माण किया तो उस समय जो विलयन बनेगा जिसमें कपूर और हवा दोनों का वह मिश्रण, तो वह जो मिश्रण बनेगा उसकी अवस्था कैसी होगी? गैस होगी।
क्यों? क्योंकि हवा की मात्रा अधिक होती है और कपूर की मात्रा क्या होती है? कम होती है। समझ में आया? तो जब ऐसा होता है तो कपूर तो जरूर था, किस अवस्था में, और यह किस अवस्था में था? तो वहां पर ठोस गैस के अंदर में मिल गया, लेकिन गैस की मात्रा अधिक थी, इसीलिए इसकी भी अवस्था क्या हो गई? समझ में आया? स्टार बना के लिखिए इस बात को। विलयन की अवस्था विलायक की अवस्था के समान होती है। विलय जो हो सकता है, यानी जिस पदार्थ को घोलना है वह पदार्थ ठोस भी हो सकता है, वह द्रव भी हो सकता है, और वह हो सकता है। और इस पदार्थ को चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, या इसको चाहेंगे तो हम किसके अंदर में घोल सकते हैं? ठोस के अंदर में घोल सकते हैं। मतलब ठोस को ठोस में घोला जा सकता है, जैसे मिश्र धातु वगैरह हो गया। इसी तरह द्रव को भी हम चाहेंगे तो किसके अंदर में घोल सकते हैं? ठोस के अंदर में घोल सकते हैं। उसी तरह से हम चाहेंगे तो गैस को भी हम किसके अंदर में घोल सकते हैं? जैसे कि द्रव को ठोस में घोलना, मरकरी का नाम सुने हैं? मरकरी किस अवस्था में रहता है? तो उसको अगर किसी ठोस के साथ अगर मिश्र धातु में बनाया जाएगा तो द्रव को किसके अंदर में घोल रहा है? ठोस के अंदर में। समझ में आया? इसी तरह से हम गैस को भी चाहेंगे तो ठोस के अंदर में घोल सकते हैं। जैसे कि प्लेटिनम वगैरह धातु, सॉरी पैलेडियम धातु होता है, पीडी, पैलेडियम, पीडी को हाइड्रोजन गैस के साथ खोखलेधार धातु का निर्माण किया जाता है। मतलब धातु को जब हल्का करना होता है तो उसके अंदर में क्या किया जाता है? अलग से गैस प्रवाहित कराया जाता। तो इसके कारण से धातु जो होता है पहले से क्या हो जाता है? हल्का। तो उस समय जो बनेगा गैस किसका मिश्रण होता है? ठोस का। गैस की मात्रा कम होती है, ठोस की मात्रा क्या होगी? तो क्योंकि ठोस की मात्रा अधिक होगी तो जो जितना भी विलयन बनेगा उसका अवस्था क्या होगा? ठोस होगा, क्योंकि विलायक की अवस्था और विलयन की अवस्था क्या होती है? समझ में आया? आगे ध्यान रखिए। इसी तरह हम चाहेंगे तो ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे क्या हो, इसको जैसे हम ठोस में मिला रहे हैं तो उसी तरह चाहते तो किसमें मिला देते? द्रव में मिला सकते हैं। जैसे ठोस नमक, चीनी को हम जल में मिला सकते हैं। द्रव को द्रव में मिलाना मतलब अल्कोहल को जल में मिलाना, या फिर गैस को, गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडा में मिलाते हैं तो पेप्सी कोका कोला बनता है। तो वो जो है गैस को किसके अंदर में मिला रहे हैं? द्रव के अंदर में। समझ में आया? इसी प्रकार से हम चाहेंगे तो चाहे वह ठोस हो चाहे वह द्रव हो चाहे वह क्या हो, इसको हम चाहेंगे तो किसके अंदर में मिला सकते हैं? गैस के अंदर में मिला सकते हैं। ठोस को गैस में मिलाना मतलब कपूर को हवा में छोड़ देना। द्रव है 9 प्रकार के विलयन होते हैं। किसकी अवस्था के आधार पर? विलय एवं विलायक की अवस्था। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा ठोस ठोस का, द्रव ठोस, गैस ठोस। तीन इसमें है और 3 अगर विलयन की अवस्था के आधार पर बात करेंगे तो विलयन की अवस्था या तो ठोस हो सकती है, नहीं तो द्रव हो सकती है, नहीं तो इसके आधार पर विलयन जो बनेंगे कितने प्रकार के बनेंगे? 3 प्रकार होंगे। अगर यही बात करेंगे संतृप्तता के आधार पर या सांद्रता के आधार पर तो वहां पर जो होता है विलयन संतृप्त हो सकता है, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। अतिसंतृप्त कहेंगे जब और अधिक मात्रा अपने अंदर में अगर नहीं घोल पाए, सॉरी पहले असंतृप्त से, असंतृप्त कहेंगे कि और अधिक मात्रा को घोलेगा तो उसे असंतृप्त, अगर नहीं घोल पाएगा तो उसे संतृप्त। और हम क्या करते हैं कि उसमें अधिक मात्रा घोलने के लिए उसे क्या कर रहे हैं? गर्म कर। अगर गर्म करके घोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वह अति संतृप्त है। समझ में आया? चलिए तो इतना रहने दे। समझ में आया? उतार लीजिए इसको।